हेलो दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके करें विद मोहित में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो अपने चैनल में एसएससी पीआई की सीरीज चला रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के जो एसएससी में जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस, वो दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक सीरीज के नाम से चला रहे हैं जिसका नाम है सिलेक्शन सीरीज। ठीक है। तो इसमें दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो एसएससी के द्वारा हाल ही में पूछे गए क्वेश्चन है ना, जैसे सीपीओ का एग्जाम हुआ था और पिछले जैसे मतलब सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ है, जैसे जीडी का एग्ज़ाम हुआ है एसएससी में, और सीजीएल का एग्ज़ाम पिछले साल 2023 में हुआ था मेंस का। तो उन सब के क्वेश्चन जो दोस्तों इंपॉर्टेंट अपन क्वेश्चन, यानी कि पूरा पूरा एक एक दिन का एक एक पेपर जो एसएससी पूछती है। ठीक है। और वो चीज़ हम आपको करा रहे हैं पीआईक्यू के तौर पर, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही हम आपको करा रहे हैं। और आपको पता होगा, अगर आप एसएससी के एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि एसएससी जो है एक पैटर्न फॉलो करती है, यानी कि वो अपना जो भी जीके का पोर्शन रहता है ना प्रीवियस ईयर का, वो ज़्यादातर पूछती है। यानी कि आप ये मान लीजिए कि 60 से 70% जी के वही पूछता है, बार बार रिपीटेड पूछता है। ठीक है। तो वो दोस्तों आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, इसलिए दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ कि एक ही जगह पर आपको वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है। यानी कि मैं डेली आपको एक दिन का प्रीवियस ईयर का एक दिन का सेट आपको कराऊंगा। जैसे एसएससी का मान लीजिए, एसएससी सीपीओ के एग्जाम मेंस के हुए थे, वो मेंस का कह रहा हूँ, प्री का जैसे एग्जाम हुआ था, तो प्री के एग्जाम में दोस्तों जैसे 50 क्वेश्चन आते, तो एक दिन 25, फिर दूसरे दिन 25। यानी कि जैसे मान लिया 10 तारीख का एग्जाम है, तो 10 तारीख का पहली शिफ्ट के 25 क्वेश्चन, फिर दूसरे शिफ्ट के 25 क्वेश्चन। इस प्रकार से मैं दो मतलब कि डेली आपको ये प्रीवियस ईयर के तौर पर कराऊंगा। ठीक है। तो इस पर जुड़े रहिए। और देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि अगर आपने जीके जीएस बहुत अच्छी से तैयार नहीं की है, तो आप इसमें अगर जुड़े रहेंगे और जो जो चीज़ मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ और जो जो चीज़ मैं दोस्तों आपको बीच बीच में बोलता रहूँगा, एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट बताऊँगा, तो उनको दोस्तों आपको लिख लेना है। ठीक है। बस आप उनको लिख लीजिएगा और उनको रिवाइज कर लीजिएगा। ये मान लीजिए कि आपको काफ़ी 60 से 70% जीके इसी में तैयार हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है। राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं, सारे के सारे एसएससी द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है। पता है कि निम्नलिखित में कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है। उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि या बैंकिंग विधि। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, उत्पाद विधि से तो हम राष्ट्रीय आय आकलन निकालते ही हैं, बिल्कुल बड़ी बात है, कितना उत्पादन हुआ, क्या कैसा, कितनी खपत लगी, ये सब। ठीक है। आय से मतलब हम लोग कितना सामान बेचते हैं और किस प्रकार से हम उस पर मान लीजिए जैसे कोई सामान है, हमने किसी कोई सामान हमने जैसे मान लीजिए ये वस्तु बनाई हुई है। ठीक है। ये वस्तु बनाई, हमारे पास 50 रुपए थे, 50 रुपए का हमने क्या किया, सामान लिया और उससे हमने कोई वस्तु बनाई। तो ये जो 50 रुपए का सामान है ना, ये 50 रुपए हमने लागत लगाई है। इस पर जो सामान बनाया, यानी उत्पाद कितना बना है। उत्पाद को हम जब बेचते हैं तो बेचने से हमको मान लीजिए हमने वही सामान हमने बेच दिया 70 रुपए का। ठीक है। वही सामान हमने क्या किया, 70 रुपए दिए। तो जो हमारा ये 50 से 70 के बीच में जो 20 का डिफरेंस है ना, ये हमारा प्रॉफिट होता है। तो ये दोस्तों राष्ट्रीय आय आकलन विधि में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यानी आय विधि कितनी है आपकी, व्यय विधि मतलब है कि आपने कितना रुपए खर्च किया था और फिर कितने रुपए कमाया है और किस कौन से उत्पाद पे कमाया है, ये सब चीज़ें राष्ट्रीय आय आकलन की विधि में लगता है। लेकिन बैंकिंग विधि ऐसी कोई विधि नहीं है दोस्तों। बैंकिंग विधि ऐसी कोई विधि नहीं है जिससे राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से जिससे राष्ट्रीय आय आकलन का मतलब राष्ट्रीय आय की जो है उसका आकलन किया जा सके। ठीक है। बैंकिंग विधि ऐसी कोई विधि नहीं है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग विधि। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ कि भारत में वायुदूत एयरलाइन है दोस्तों। वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब और की गई थी, बताइए कब की गई थी वायुदूत एयरलाइन की स्थापना, यानी जो एयरलाइंस है कंपनी है वायुदूत, उसकी स्थापना भारत में कब की गई थी। 1981 में, 1991 में, 1971 में या 1961 में। ठीक है। तब तक दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए कि प्रथम जो भारत में प्रथम डाक सेवा थी, यानी कि प्रथम जो भारत की जो हेलीकॉप्टर मान लीजिए, डाक सेवा को हेलीकॉप्टर ही बोलते हैं। ठीक है। यानी कि हेलीकॉप्टर की जो सेवा होती है, जो हेलीकॉप्टर की उड़ान होती है कमर्शियल है, जो पहली कमर्शियल उड़ान उड़ाई गई थी भारत में, तो वो दोस्तों कब उड़ाई गई थी, मतलब प्रथम डाक सेवा कब से स्टार्ट हुई भारत में। तो कब स्टार्ट हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1911 में। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी बार बार पूछती है कि प्रथम डाक सेवा भारत में कब चालू की गई थी, तो 1911 में चालू की गई थी। अगर मैं रेल की बात करता हूँ तो आपको रेल का शायद पता होगा, अभी 16 अप्रैल 1853 को, कब 1853 को दोस्तों, है ना। 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेल चलाई गई थी और ये दोस्तों मुंबई और थाने के बीच चलाई गई थी। आपको ये बताना कि प्रथम डाक सेवा जो है भारत में पहली बार कहाँ पर स्टार्ट की गई थी, यानी कि जो पहला हेलीकॉप्टर की उड़ान भरी थी वो भारत के किस शहर में उड़ान भरी थी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है आपका, भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी दोस्तों, 1981 में हुई थी। कब हुई थी, 1981 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1981 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आप लोग ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप नोट करते रहिए और बताइए आपको प्रथम डाक सेवा भारत में कब लॉन्च मतलब किस जगह पर उड़ाई गई थी प्लेन। ठीक है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है आपका
कि अनबुझा चूना, अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए, अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO है, CO2 है, या CaCO3 है, या CaOH का होल्टा है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या कैल्शियम कार्बोनेट है, या तो फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। बताइए इसका अनबुझा चूना का क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनबुझे चूने का मतलब होता है जो चूना बुझा हुआ नहीं, जो चूना मतलब अभी कच्चा है, उस पर जब पानी आप डालेंगे, जैसे घर पे होता है ना, पता होता है यार, आप पानी चूना लेके आते हैं, फिर उसमें डालते हैं तो वो उबलने लगता है, उबलने के बाद जब बुझा हुआ मतलब उबलने के बाद जब वो ठंडा होता है तो उसको बोला जाता है बुझा हुआ चूना। तो दोस्तों ये बताइएगा कि बुझे हुए चूने का फार्मूला क्या है? बस बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र आप बताइएगा। अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, CaO होता है, ठीक, ये होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका लिखा हुआ है, भूदृश्य पर जल, पवन व हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? यानी कि जैसे मतलब जमीन है, जमीन, भूदृश्य का मतलब जमीन है, जमीन में दोस्तों जैसे जल हो गया, पवन हो गया और हिम, हिम जैसे इन सब घटकों से दोस्तों जो क्षय होता है, जमीन को जो हानि होती है, उसको क्या बोला जाता है? ये आपसे पूछा जाता है, बताइए। तो जैसे मान लीजिए जमीन है, जमीन में जैसे पानी पानी गिर रहा है या किसी जगह पानी गिर रहा है, तो उसकी जगह क्या होता है? वहाँ मिट्टी का कटाव हो जाता है। हवा है, जैसे हवा आ रही है, मतलब ब्लो कर रही है हवा, तो यहाँ पर क्या होता है? ऊपर की जो मिट्टी होती है पतली पतली दोस्तों लेयर, वो क्या होती है? उड़ने लगती है, ठीक है। हिम से जैसे पर्वत पठार आदि गिर गिर जाते हैं कहीं पर, बड़े बड़े पहाड़ जो हिमनद होते हैं वो दोस्तों जब गिरते हैं, जब बर्फ की फिसलन होती है, तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है? जमीन में काफ़ी हानि होती है, तो उस क्षय को क्या बोलते हैं? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि जल से पानी को अपर्दन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अपर्दन बोलते हैं। यानी कि जैसे मिट्टी का कटाव होता है तो उसको मृदा अपर्दन बोलते हैं ना, उसी प्रकार से ये अपर्दन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भूदृश्य व जल, पवन जैसे हम घटकों द्वारा जो क्षय होता है उसको अपर्दन बोलते हैं ना। अपर्दन रोकने के, जैसे पूछा था कि अपर्दन रोकने के क्या क्या कारण है, कैसे रोका जा सकता है? तो जैसे दोस्तों हम लोग पेड़ लगाने से, बहुत सारे मतलब पेड़ लगाने से मृदा अपर्दन रोका जा सकता है। और जैसे ढलान वाली जगह है, जैसे जहाँ पर ढलान होती है ना, तो वहाँ पर खेती कैसे की जाती है दोस्तों? सीढ़ी नुमा खेती बनाकर की जाती है ना, तो इससे भी दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं? इससे भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, ठीक है। तो इसे जो घटकों को क्षय होता है उसको क्या बोलते हैं? अपरदन बोला जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर अपरदन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस वंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? यानी विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? ये मैंने दोस्तों आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, अब थोड़ा और एक्स्ट्रा जानेंगे। अब विजयनगर साम्राज्य के दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं? पोस्टमार्टम करने वाले हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है कि विजयनगर साम्राज्य का जो है राज्य की स्थापना किसने की थी? मतलब किस वंश ने की थी, है ना। तो मैंने दोस्तों जैसा कि पिछली बार वीडियो में बताया था कि इसकी स्थापना 1333 में की गई थी। 1333 में की गई थी, और किसने किया था? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की था। वो दोनों भाई किससे जुड़े हुए थे? तो वो दोस्तों जुड़े हुए थे संगम राजवंश से। किससे जुड़े थे? संगम राजवंश। सबसे पहला राजवंश इसमें संगम राजवंश ही है, यानी उसी ने स्थापना की थी, 1333 में की थी, हरिहर और बुक्का ने। और दिल्ली में उस समय दोस्तों क्या था? दिल्ली में उस समय तुगलक वंश चला था। कौन सा वंश चला था दिल्ली में उस समय? तुगलक वंश चला। और तुगलक वंश का भी कौन सा दोस्तों? तो MBT था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक उस समय शासक था। और इसी के जस्ट दोस्तों क्या है कि मान लीजिए 1347 की बात है, 13-14 साल बाद, 1347 की बात है, 1347 में दोस्तों क्या हुआ था? हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। जाहिर सी बात है, मतलब ये क्या है कि विजयनगर साम्राज्य जो है ये दोस्तों हिंदू था, यानी कि ये हिंदू धर्म का समर्थक था, और बहमनी साम्राज्य मुस्लिम साम्राज्य था, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ये मैंने आपको बता दिया किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। वो किस वंश से थे? संगम वंश से। अब आपसे पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य जो है किस नदी किनारे है? तो किस नदी के दोस्तों किनारे? ये है तुंगभद्रा नदी किनारे। तुंगभद्रा नदी कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में। यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो विजयनगर साम्राज्य है ये कर्नाटक में, ठीक है, और तुंगभद्रा नदी के तट पर है। और आपसे पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने राज किया था? तो विजयनगर साम्राज्य में दोस्तों 4 राजवंशों ने राज किया था। कितने राजवंशों ने? 4 राजवंशों। किसने किसने? तो देखिए, एक तो संगम हो गया, फिर उसके बाद सालू आता है, संगम, सालू, फिर तुलु हो गया, फिर अराबिडू। ये 4 राज्यों, 4 वंशों ने चार राजवंशों ने उस पर राज्य किया था, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य पर। संगम, सालू, तुलु, अराबिडू, ये सारे सारे क्वेश्चन दोस्तों SSC के रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको रट लीजिए, लिख लीजिए, या आपको अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप रट लीजिए, ठीक है। ये बार बार पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जब हुई थी उस समय दिल्ली में कौन शासक था? तो MBT था, मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर तो आप समझ होंगे, संगम राजवंश है। बताइए बैक स्टिक जो शब्द है, देखिए बैक स्टिक शब्द, ये दोस्तों शब्दावली से, खेल शब्दावली से मैं धीरे धीरे करके आपको बहुत सारी खेल शब्दावली याद करा दूंगा, एक तरीके से याद कराऊंगा, ठीक है। बैक स्टिक शब्दावली का उपयोग निम्नलिखित में किस खेल में किया जाता है? बताए बैक स्टिक। बैक स्टिक मतलब स्टिक लेकर चलना है, स्टिक। अब स्टिक तो देखिए जाहिर सी बात है, वॉलीबॉल में स्टिक का काम नहीं होता, बास्केटबॉल में स्टिक काम नहीं होता, बैडमिंटन में स्टिक का काम नहीं होता। स्टिक मतलब छड़ी, छड़ी का तो काम दोस्तों किस में होता है? हॉकी में। किस में होता है? हॉकी में। और हॉकी दोस्तों क्या है, हॉकी की बात कर लेते हैं तो हॉकी दोस्तों
अब ये बताइए कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता था। किसको बोला जाता है? मेजर ध्यानचंद को। अब मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन यानी 29 अगस्त को ही दोस्तों खेल दिवस मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद कहाँ से थे ये पूछा जाता है। मेजर ध्यानचंद दोस्तों कहाँ से थे? तो मेजर ध्यानचंद जो थे इलाहाबाद से थे। कहाँ से थे? इस समय प्रयागराज से। ठीक है, तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर यानी 29 अगस्त को दोस्तों क्या है, खेल दिवस मनाया जाता है। और उसी दिन दोस्तों क्या, खेल रत्न पुरस्कार भी दिए जाते हैं। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद कहाँ से थे? तो इलाहाबाद से थे। ठीक है, तो बैक स्टिक शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है? हॉकी में किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, संसद शब्द किसे व्यक्त करता है? यानी कि संसद, अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं संसद के बारे में। संसद शब्द किसे व्यक्त करता है? तो राज्यसभा को, लोकसभा को, या राज्य विधायिका को, या राष्ट्रीय विधायिका को? तो देखिए संसद जैसा कि आपको पता है कि राज्यसभा और लोकसभा, और प्लस में दोस्तों क्या है, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट तीनों से मिलकर के दोस्तों क्या बनती है? तीनों से मिलकर के संसद बनती है ना। अब देखिए अगर तीनों से मिलकर बनती तो ना तो राज्य लोकसभा होगी ना तो राज्यसभा होगी। राज्य की तो बात ही नहीं रही क्योंकि ये संसद है, और संसद राष्ट्र की होती तो क्या ऑप्शन बचा हमारे पास? राष्ट्रीय विधायिका, यानी राष्ट्र की विधायिका जो है वो संसद कहलाती है। ठीक है, राष्ट्र की विधायिका वो संसद कहलाती है। अब देखिए तीन चीज़ें होती हैं आपकी, विधायिका होती है और दोस्तों तीन चीज़ें होती है दोस्तों। अब देखिए इसमें तीन चीज़ें कौन कौन सी, देखिए राज्यसभा, लोकसभा और क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति। तो इसमें से देखिए अब संसद के अंदर ये तीनों चीज़ आती है। आपसे पूछा जाता है कि संसद किससे मिलकर बना होता है? तो राज्यसभा से, लोकसभा से और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसी प्रकार राज्य की विधायक सभा बनी होती है, उसमें भी उसमें कौन भाग लेता है? तो उसमें दोस्तों भाग लेता है आपका राज्य का राज्यपाल। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि संसद का उल्लेख किस आर्टिकल में? तो संसद का उल्लेख दोस्तों है 79 में। किसमें? 79 में। अब आपसे पूछा जाता है कि राज्यसभा का उल्लेख कब है? तो जस्ट इसके एक आगे कर दीजिए 80 में। अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा दोस्तों जस्ट 81 में। कब है दोस्तों? 81 में। ठीक है, तो राज्यसभा, लोकसभा ये सब 79, 80 और 81 में ये दोस्तों इनका उल्लेख है। ठीक है, ये इनका उल्लेख हो जाएगा। अब देखिए आपसे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा बार बार पूछी जाती है, लोकसभा राज्यसभा के बारे में हो गया। अब देखिए एक चीज़ आपसे पूछा जाता है कि जो संसद का सचिवालय है वो अनुच्छेद कितने में? तो संसद का सचिवालय आपसे पूछा जाता है कितने में दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका किस में हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 98 में। किस में हो जाएगा? 98 में। ठीक है, ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि संसद का सचिवालय किस अनुच्छेद में? तो संसद का सचिवालय जो है वो अनुच्छेद 98 में है। किसमें? अनुच्छेद 98 में। ठीक है, अब बचता है यहाँ राज्य विधायिका की बात कर लेते हैं। तो राज्य विधायिका दोस्तों, तो राज्य विधायिका है वो 168 में है, आर्टिकल 168 में हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए संसद से याद हुआ, संसद से 79, संसद 79 में जस्ट उसके एक आगे करेंगे तो पहले राज्यसभा आएगी, फिर उसके बाद लोकसभा आ जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 98 बात करते हो तो यहाँ संसद का सचिवालय बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 98। ये संसद का सचिवालय व्यक्त करता है कि संसद का एक सचिवालय है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद किसको व्यक्त करता है? तो संसद राष्ट्रीय विधायकों को व्यक्त करता है। संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विधायिका। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए लिखा है निम्नलिखित में से किस राज्य में से एक भी हड़प्पा के नगर नहीं, यानी हड़प्पा जो खुदाई हुई थी ना हड़प्पा के स्थल से, तो किस राज्य में है कि एक भी हड़प्पा स्थल नहीं है? और जैसी सी बात है देखिए दोस्तों आप नाम से ही पता चल जाएगा कि हरियाणा में बिल्कुल है, राजस्थान में है और उत्तराखंड में नहीं है दोस्तों, है ना। उत्तराखंड में नहीं, गुजरात में। गुजरात का दोस्तों आपको पता है लोथल बंदरगाह, पूछा जाता है कि लोथल बंदरगाह कहाँ पर है? तो गुजरात में। ठीक है, एक ही मात्र डॉकयार्ड था जो गुजरात में था। और हरियाणा की बात कर लेते तो हरियाणा में दोस्तों आपको भिडाना पड़ जाता है। हरियाणा में क्या है दोस्तों? भिडाना है। राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान में कालीबंगा, जहाँ पर जुते हुए खेत के साँचे मिले, काली चूड़ियाँ मिली है ना। उत्तराखंड में कोई भी ऐसा नहीं देखा जाता है ना। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और ये सब चीज़ों में, जैसे उत्तर प्रदेश में अपने आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा दोस्तों है? तो उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर है। जैसे हमने कि देखा, देखिए यहाँ पर ये एक प्रकार का मैप बना करके पढ़ा जाता है कि यहाँ पर ऊपर हमारा उत्तर होता है, उत्तर में दोस्तों हमारा कश्मीर पड़ता है, कश्मीर में दोस्तों मांडा दायमाबाद पड़ता है। और इधर अगर हम बलूचिस्तान की बात करें यानी पाकिस्तान, तो यहाँ सिंध जो हमारा बलूचिस्तान पड़ जाता है। इधर अगर हम लोग बात करते हैं तो इधर दोस्तों हमारा क्या पड़ता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दोस्तों आलमगीरपुर पड़ जाता है। और इधर दोस्तों क्या है? महाराष्ट्र जो दामाबाद पड़ता है, इधर पर ये हो जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज दोस्तों की थी दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी, है ना दोस्तों। दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी दोस्तों? ये की थी आपको 1921 में। कब की थी? 1921 में। जस्ट इसके एक साल बाद दोस्तों 1922 में, 1922 में दोस्तों किसकी खोज हुई थी? मोहनजोदड़ो की। किसकी खोज हुई थी? मोहनजोदड़ो खोज हुई थी। और मोहनजोदड़ो को दोस्तों क्या बोला जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला बोला जाता है। जब हमारी खोज हुई थी उस समय दोस्तों हमारे जो भारत में आर्किटेक्चर के जो प्रमुख हुआ करते थे वो कौन थे? वो प्रिंसेप थे। ठीक है, वो दोस्तों कौन थे? सॉरी दोस्तों कौन से? कनिंघम थे। ठीक है, कनिंघम थे। जेम्स प्रिंसेप तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वो कनिंघम थे। कौन थे? वो कनिंघम थे। हमारे भारत के उस समय खनन के कर्ता जो प्रमुख होता है,
खननकर्ता का, वो सब कनिंघम हुआ करते थे। ठीक है, तो दयाराम सैनी ने दोस्तों 1921 में खोज की थी हड़प्पा की। अगर जस्ट उसके एक साल बाद यानी 1922 की बात करते तो मोहनजोदड़ो खोजी थी। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 में। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो में ही दोस्तों सबसे बड़ी जो है अन्नागार मिला है, और सबसे बड़ा जो स्नानागार, दोनों वहीं मोहनजोदड़ो में ही मिले हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो में दोस्तों कांस के नर्तक की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो में मिली। अगर लोथल की बात करते हैं तो लोथल में दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से कराऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। लोथल में दोस्तों आपको तराजू मिला था, ये चीज़ें कुछ चीज़ें मिली थी। क्या क्या कहाँ कहाँ मिला था मैं सब कुछ आपको एक डिटेल से धीरे धीरे करके आपको लिखाता चला जाऊंगा, आप लिखते चले जाइए। आज इतना हम लोग, आज अगर आपको इतना पता तो ठीक है, अगर नहीं पता तो ये सारी चीज़ें आज आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कराटे से दोस्तों क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में एक भी हड़प्पा के नगर नहीं पाए जाते। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि निम्न में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। बताइए, सरोद सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है। ये देखिए शास्त्रीय संगीत है, सरोद सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है। किशन महाराज को, आमिर अली खान को, अमजद अली खान को, या पंडित रविशंकर शास्त्री को। तो किसको जाना जाता है, अमजद अली खान को। किसको जाना जाता है दोस्तों, अमजद अली खान को। अमजद अली खान किससे संबंधित है, तो सरोद से सम्राट। और सरोद सम्राट किसे बोला जाता है, अमजद अली खान को बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए कि सरोद सम्राट अमजद अली खान को बोला जाता है। ठीक है, मैं स्ट्रेटेजी की दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कराने वाला हूँ, बस आप लोग बस साथ बने रहिए दोस्तों, और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, अगर अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो, तो आप दोस्तों क्या करिए, एक कमेंट, प्यारा सा कुछ भी कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आप कमेंट जरूर कर दिया करिए, ताकि जिससे हमारा मोटिवेशन हमको मिलता है। आपको अगर कोई सजेशन देना हो या कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हम बता सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग जीएस की तैयारी करने वाले हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से। और हमेशा जब तक दोस्तों आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, यानी कि आप सीजीएल का जब तक नहीं हो जाता प्री, तब तक मैं आपको ये डेली क्लासेस देता रहूँगा। बस आपको इसमें क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और दोस्तों लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। ठीक है, अब बताइए इसका राइट देखिए क्या है, भारत में निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। बताइए, योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे कौन रहे हैं। वीवी गिरी रहे, के आर नारायण रहे, प्रणब मुखर्जी या इंदिरा गांधी। तो योजना आयोग की जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, तो योजना आयोग दोस्तों भारत में प्रथम योजना आयोग कब आया था, तो 1950 में आया था। कब आया था, 1950 में आया था। अब ये दोस्तों 1950 में आया था, और केसी नियोगी की सिफारिश में आया था। और देखिए 1950 में दोस्तों क्या हुआ था कि जब मतलब जब योजना आयोग आता है, तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष हुआ करते हैं, पूछा जाता है कि योजना के निम्न में से कौन सा अध्यक्ष हो सकता है, तो योजना आयोग के अध्यक्ष पीएम खुद हुआ करते हैं। जो भी उस समय प्रधानमंत्री रहते हैं वो खुद योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, अब योजना आयोग को दोस्तों क्या किया गया, तो योजना आयोग का जब बीजेपी आ गई थी, तो इसको 2015 में योजना आयोग को ही दोस्तों क्या क्या करते थे, नीति आयोग के रूप में, नीति आयोग। ठीक है, 2000 इसी योजना आयोग को नीति आयोग के रूप में नाम दे दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर पूछा था कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो योजना के अध्यक्ष कौन रहे दोस्तों, प्रणब मुखर्जी रहे। ठीक है, कौन रहे, प्रणब मुखर्जी रहे। अब आपको ये कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताना कि कब, वो सन कौन सा था जब प्रणब मुखर्जी योजना आयोग के अध्यक्ष रहे, कब से कब तक रहे। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। देखिए लिखा हुआ है कि पंजाब में निम्न में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के संगठन, खालसा पंथ के संगठन के उपलक्ष्य में बताया, यानी खालसा पंथ के जब गठन हुआ था तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता, होला मोहल्ला मनाया जाता, तीज मनाया जाता, लोहड़ी या बैसाखी। तो देखिए होला मोहल्ला पंजाब में मनाया जाता है, लोहड़ी पंजाब मनाई जाती है, बैसाखी पंजाब मनाई जाती है। ठीक है, तो त्यौहार जो खालसा पंथ के गठन के समय उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो वो दोस्तों बैसाखी मनाई जाती है। कौन सी, बैसाखी मनाई जाती है। बैसाखी है वो खालसा पंथ के गठन में मनाई जाती थी। ठीक है, अब आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। अगर नहीं आता तो आपको कभी आगे डिस्कस कर दूंगा मैं क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की, वो खालसा पंथ के गठन के समय उपलक्ष्य में कौन सा मनाया जाता है, तो बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है, यानी कि निम्न में से कौन सा ऐसा जो शैली है, नृत्य है, तो वो गुजरात में नहीं किया जाता है। डांडिया हो गया, गरबा, विदेशिया, विचड़ो। बताइए, तो डांडिया बिल्कुल किया जाता है, डांडिया के साथ साथ गरबा बिल्कुल होता है, विचड़ो होता है दोस्तों। और देखिए विदेशिया नहीं होता। विदेशिया दोस्तों कहाँ होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है। विदेशिया, विदेशिया कहाँ होता है। ठीक है, विदेशिया आप बताइए कि विदेशिया किस राज्य में होता है। ये गुजरात में नहीं होता है। बहुत ही मतलब फेमस, बहुत ही ज़्यादा मतलब लोक नृत्य शैली जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है विदेशिया। एसएससी कई बार पूछती है विदेशिया, विदेशिया कहाँ पर होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है
कि संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मोवेंडर यानी मोवेनदार है। यहाँ पर क्या है, मोवेनदार है। मोवेनदार शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रधान, तीन मुखिया, धनी या धममामत। संगम कविताएं जो दोस्तों हैं, संगम कविताओं के बारे में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस समय। तो आज ये पहला क्वेश्चन है, फिर इसके बाद मैं डेली संगम कविताओं से ढूंढ ढूंढ कर जो एसएससी पूछती है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको डेली डेली एक लाता रहूँगा आगे से आगे। और हम लोग एक मतलब अच्छे वे पर तैयारी करेंगे, ठीक है। जैसे आज मान लीजिए हड़प्पा से बता पड़ा है, फिर धीरे से आगे से थोड़ा चलेंगे, उसमें क्या क्या मिला था, फिर उस थोड़ा आगे उसमें पढ़ेंगे कि नदी कौन कौन सी थी, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे करके एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते चलेंगे। तो संगम कविता में वर्णित शब्द जो मोवेनदार है, किस मोवेनदार का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मोवेनदार का अर्थ होता है तीन मुखिया। क्या होता है, तीन मुखिया। इसमें तीन मुखिया होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। संगम कविताएं क्या हैं, इनकी रचनाएं किस सन में हुई थी, किसके काल में हुई थी और कहाँ पर हुई थी, ये सब मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो मोवेनदार का अर्थ क्या होता है, तीन मुखिया, ठीक है। अभी आपको सिर्फ जो जैसे जैसे मैं कहता चल रहा हूँ इस प्रकार से करते रहिए, आपकी जीके देखिए कितनी बेहतरीन हो जाएगी। अब चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर महीने में मनाया जाता है। अगस्त से सितंबर महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। देखिए मकर संक्रांति तो आपको पता ही है, मकर संक्रांति कब मनाई जाती है। और पतंग महोत्सव कब मनाया जाता है, पतंग महोत्सव तो आप जानते हैं, मकर संक्रांति में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो पतंग महोत्सव दोस्तों मुंबई में मनाया जाता है। मकर संक्रांति तो पूरे भारत में मनाई जाती है, फेमस कहाँ की ये लोग आप लोग जानते ही हैं। तो अगस्त सितंबर महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो ओणम। कौन सा त्यौहार, ओणम। ओणम मनाया जाता है ना। ओणम त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है, अब ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बताने की जरूरत है भी तो अगर आपको नहीं आता तो कमेंट बॉक्स पर देखिए, कोई ना कोई अच्छा लड़का कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ही देगा कि ओणम कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। तो अगस्त मई, अब देखिए अब ये क्वेश्चन नहीं आते दोस्तों कि ओणम किस शहर में मनाया जाता है, यानी ये मान लीजिए तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार, केरल में कौन सा त्यौहार है, ऐसा कुछ नहीं। अब सीधे पूछा जा रहा है कि अगस्त त्यौहार में, अगस्त सितंबर महीने। अब जैसे उड़ीसा में एक रज पर्व होता है, उड़ीसा में क्या होता है, रज पर्व। अब रज पर्व दोस्तों 14 जून को मनाया जाता है, 14 जून को मनाया जाता है और इसके 3 दिन मनाया जाता है, 3 दिन मनाया जाता है, ये 3 दिन मनाया जाता है रज पर्व, और 14 जून को मनाया जाता है, यानी कि ये जून से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे कुछ पूछा जाता है कि बताइए जून में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो रज पर्व मनाया जाता है, रज पर्व उड़ीसा में, ठीक है। नुआखाई महोत्सव हो गया उड़ीसा का। तो इस प्रकार से मैं डेली डेली आपको एक एक एक्स्ट्रा अच्छे अच्छे जो बार बार पूछे जाते हैं वो सारे त्यौहार मैं कराता चलूँगा, ठीक है। तो ये अगर रज पर्व नहीं पता तो आप लिख लीजिए, ठीक है। धरती माता से संबंधित है रज पर्व। अब देखिए अगला आपका है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना सन 1791 में कहाँ पर हुई थी। ये आपको पता है हिंदू कॉलेज कहाँ पर है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन सरल भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन ही कठिन पूछे जाते हैं, तो सरल भी पूछे जाते हैं। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई थी, कहाँ पर हुई थी दोस्तों, तो जाहिर सी बात है बनारस में हुई थी हिंदू कॉलेज हमारा, है ना। हिंदू कॉलेज कहाँ पर हुई थी दोस्तों, बनारस में हुई थी, 1791 में हुई थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे, बताइए। ठीक है, अब मैं देखिए आपको कुछ स्कूल लिखवाऊंगा, उनके संस्थापक भी लिखाऊंगा, तो वो आप लोग लिख लीजिए। अगर आपको नहीं आता तो आप लिख लीजिए। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे, बताइए किस स्कूल के प्रतिपादक थे ये।